ठीक है, तो अब हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं क्योंकि हमने पेज नंबर 50 तक कर लिया है। अब हमारे 10 पेज बचते हैं, तो पेज नंबर 60 से उल्टा चल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इधर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इनको पहले करना है। क्योंकि रोड वोड अभी हमने वाटरवे देखा था, ठीक है, फिर थोड़ा रेलवे देखा, ठीक है, उसके बाद रोडवेज आ रहा था, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाईवे वगैरह है तो नेशनल हाईवेज़ वगैरह उसको हम एंड में देख लेंगे या छोड़ देंगे अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं पहले। तो देखो, चंबल रिवर रिवाइंस जो होती हैं, चंबल रिवाइंस, उससे जो इरोजन होता है दैट इज़ मोस्टली गली इरोजन। अब ये क्या है, द मैक्सिमम सॉइल इरोजन अफेक्टेड एरियाज आर एज फॉलोज। देखो, सबसे ज़्यादा इंडिया में सॉइल इरोजन कहाँ पे होता है, तो बिल्कुल टॉप पे तुम्हारा बैरन लैंड्स ऑफ चंबल वैली जाएगा, चंबल और यमुना वैली, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन देखने को मिला है। उसके बाद फुट हिल्स ऑफ शिवालिक एंड वेस्टर्न हिमालयाज। तो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक भी याद रखो तो उतना काफ़ी है। देन छोटा नागपुर प्लेटू में भी काफ़ी सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद मालवा प्लेटू में होता है, बिटवीन ताप्ती एंड साबरमती रिवर्स। एक्चुअली मालवा प्लेटू यही है जो इन दोनों नदियों के बीच पाया जाता है। तो और फिर रेगुलर एरिया ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ भी काफ़ी बंजर भूमि है। फिर एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एज वेल एज हरियाणा, ठीक है। तो ये तो सबसे कॉमन है, मतलब कॉमन सेंस लगाओगे बता लोगे, ठीक। अब एक बार सबसे ऊपर तुम्हारा था बैरन लैंड्स ऑफ चंबल एंड यमुना वैली। उसके बाद तुम्हारे दो प्लेट्यूज़ आए थे, जिसमें कि पहले मालवा प्लेट्यू आया था जो ताप्ती और साबरमती इन दोनों नदियों के बीच, ठीक है। तो दैट वाज मालवा प्लेट्यू, बट उसमें कम इरोजन था। मतलब उस वहाँ इरोजन तो हो ही रहा है, बट कंपैरेटिवली छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज़्यादा इरोजन है। अच्छा, फुट हिल्स ऑफ शिवलिक में भी होता है काफ़ी इरोजन। तो वो भूल गया ना मेरे। फुट हिल्स ऑफ शिवलिक रीजन्स के कुछ इलाके बताओ ना, जैसे तुम्हारा ललितपुर हो गया है, जहाँ यूरेनियम वगैरह मिलता है, ललितपुर। बिल्कुल सदर्न उत्तर प्रदेश वाले डिस्ट्रिक्ट्स जो हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ की बात हो रही है, फुट हिल्स ऑफ शिवलिक। तो ये कुछ मैक्सिमम सॉइल इरोजन वाले इलाके हो गए, ठीक है। बैरन लैंड्स ऑफ चंबल वैली, चंबल यमुना वैली, फिर फुट हिल्स ऑफ शिवलिक हो जाएगा, फुट हिल्स ऑफ शिवलिक, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाएगा, देन मालवा प्लेट्यू हो जाएगा बिटवीन ताप्ती एंड साबरमती, फिर रेगुलर एरिया ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और फिर एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अब जो चंबल वैली में इरोजन होता है, सॉइल इरोजन, दैट इज़ टिपिकली कॉल्ड एज गली इरोजन, ठीक है। वो काफ़ी एडवांस स्टेज होती है गली इरोजन की। स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल से रिल इरोजन होता है, उसके बाद अभी देख लेंगे, वो अनअकैडमी नोट्स में है। देन मेजर्स ऑफ एफॉरेस्टेशन में देखो, टेरेस फार्मिंग एक तरीका होता है जिससे हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। फिर ज़ीरो टिलेज फार्मिंग या रिड्यूस्ड टिलेज फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक है, और क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। मोनोकल्चर प्रैक्टिस बहुत ख़राब होती है, पर्मा कल्चर करना चाहिए। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जो सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। देन फेजेस ऑफ सॉइल इरोजन देखो, सबसे पहले गली से पहले याद रखो और गली के बाद वाला याद रखो। तो गली के बाद तुम्हारा स्ट्रीम चैनल आएगा और गली से पहले तुम्हारा रिल आ जाएगा। बट इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द रेन ड्रॉप्स स्प्लैशिंग हार्ड अगेंस्ट द ग्राउंड सॉइल। तो स्प्लैश होगा, उसके बाद फिर शीट होगा, ठीक है, और फिर रिल होगा, फिर गली होगा, और फिर स्ट्रीम बन जाएगी पूरी एक नहर। तो स्प्लैश फिर शीट। तो स्टार्टिंग में स्प्लैश आएगा, फिर शीट आएगा, स्प्लैश आएगा एंड देन शीट आएगा, स्प्लैश आया, शीट आया, फिर क्या हुआ, रिल हुआ, रिल, उसके बाद आया गली, और लास्ट में पूरी स्ट्रीम बन गई। देन इन इंडिया मैक्सिमम एल्कलाइन सॉइल इज़ फॉर्म्ड इन गुजरात, देन हरियाणा। टॉप टू तुम याद रखो हमेशा, ठीक है। एल्कलाइन, मैक्सिमम एल्कलाइन सॉइल तुम्हें यहीं दो जगह मिलेगी, गुजरात में सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय हरियाणा। जनरली द पीएच ऑफ सॉइल इज़ 6 to 7, मतलब थोड़ी सी एसिडिक होती है ये। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स दैट द प्लांट नीड कैन डिजॉल्व ईजिली व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल सोल्यूशन रेंजेस फ्रॉम 6 to 7। तो वाई, मतलब हल्की सी एसिडिक होती है क्या, सॉइल। सो अगर हम इससे पूछें कि यूजुअली द soil is slightly acidic. So soil pH is crucial factor that influences plant growth. Slightly acidic, so most soils are slightly acidic with a pH range of 6 to 6.5. This range is ideal for many crops and plants because it allows the optimal nutrient availability, क्योंकि nutrient को dissolve होने के अच्छा होता है फिर, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक होता है। तो
तुम्हारा 7 से कम एसिडिक होगा, और एल्कलाइन बेसिकली होता है 7 से अधिक वाला। तो 7 से अधिक वाली सॉइल तुम्हें किधर मिल रही है? गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलती है, फिर हरियाणा में मिलती है। लेकिन 7 से कम वाली यानी कि एसिडिक सॉइल्स 6 pH ऑफ 6 और 7 के बीच वाली सॉइल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। देन ऊसर को ही हम बेसिकली अल्कलाइन बोल रहे हैं। अल्कलाइन सॉइल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस ऑफ कैटायंस। Gypsum is used to remove alkalinity of soil while lime is used to treat acidic conditions, ठीक है। सो लाइम का इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक कंडीशंस को ट्रीट। अभी 6 से भी नीचे pH चला जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर तो लाइम लेना पड़ेगा ना, जबकि जिप्सम से तुम एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल ट्रीट करते हैं। नाउ एल्कलाइन सॉइल कैसे बन जाती है? क्योंकि कैपिलरी एक्शन होता है कैटायंस का, दीज आर द कैटायंस Na+, Ca2+, Mg2+, इनकी वजह से सॉइल ऊसर या एल्कलाइन बन जाती है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर विद हैवी रेनफॉल एंड लीचिंग, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स एंड सॉल्युबल सॉल्ट्स, द सॉइल बिकम्स एसिडिक, ठीक है। जनरली द एल्कलाइन सॉइल आर फाउंड इन इंडिया इन ड्राई एंड वेटलैंड रीजन्स, ठीक है। तो हमने ड्राई वाला तो देख लिया, दूसरा कुछ वेटलैंड और मार्शी रीजन्स में भी तुम्हें एल्कलाइन सॉइल मिलती है, ठीक है। तो 2 रीजन्स आप याद रखे रहना। एसिडिक तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में तुम्हें मिल जाएगी। बेसिकली हम लोग एसिडिटी की ही तरफ बढ़ रहे हैं, इतना फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो एक तो एल्कलाइन सॉइल का ट्रीटमेंट हम लोग जिप्सम से करते हैं, और इसमें मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम के कैटायंस में कैपिलरी एक्शन होने की वजह से सॉइल ऊसर हो जाती है। गुजरात में और देन हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऊसर मिट्टी मिलती है। ऊसर मिट्टी 2 कंडीशंस में मिलती है, या तो बहुत ही एरिड कंडीशंस होगी या फिर बहुत ही मार्शी कंडीशन होगी, ठीक है। वेटलैंड वाले इलाकों में एल्कलाइन सॉइल मिलना आसान है। देन सॉइल pH बिलो 7 इज एसिडिक एंड अबव 7 इज एल्कलाइन। एसिडिक सॉइल इज सेडिमेंट्री इन नेचर, दैट्स वाई टी ग्रोज बेस्ट इन एसिडिक सॉइल विच लैक्स कैल्शियम एज टी इज़ हाईली इनटॉलरेंट टू स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एसिडिक सॉइल इज सेडिमेंट्री इन नेचर। ये एक पॉइंट याद रखना, एसिडिक सॉइल इज सेडिमेंट्री इन नेचर, दैट्स वाई टी ग्रोज बेस्ट इन एसिडिक सॉइल विच लैक्स कैल्शियम एज टी इज़ हाईली इनटॉलरेंट टू स्टैग्नेंट वाटर। ऑल राइट, देन कोल कंट्रोलर। अच्छा, तो पहले यहाँ देखो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये प्री इंडिपेंडेंस बन चुका था, मोटा मोटा इतना याद रखो कि 1916 में ये बन चुका था कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको पहले हम लोग कोल कमिश्नर्स ऑफिस भी कह सकते थे। एंड इसके पास पावर्स आती हैं स्टैटिस्टिक्स कलेक्शंस एक्ट 2008 से। सो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन या कोल कंट्रोलर इज द स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी रिलेटेड टू कोल स्टैट्स। इवन ही एडिट्स देम एंड मेंटेन्स कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया एंड मॉनिटर्स कोल ब्लॉक्स। Coal controller listens to the objections related to acquisition of coal bearing land and submits reports to the government, ठीक है। तो ये क्लियर रखो। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, 1916 में बना था। तो मॉनिटर्स द कोल ब्लॉक्स एज वेल एज एक्विजिशन वाले में भी ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं तो उनको लेता है और सबमिट करता है गवर्नमेंट को। 1916 में बनाया गया था, पहले इसको कोल कमिश्नर बोलते थे। देन सोहागपुर, ये एक माइन है मध्य प्रदेश में, सोन वैली के पास। और सोन वैली के पास कौन सा ज़िला पड़ता है? सो दैट इज़ शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये लार्जेस्ट आपका है कोल माइन या कोल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, सोहागपुर कोल, ठीक है। तो सोहागपुर में क्या मिलता है? मध्य प्रदेश में कोल मिलता है। शहडोल डिस्ट्रिक्ट वहाँ पड़ती है तुम्हारी। अगर झारखंड में तुम्हें कोल देखना है तो राजमहल एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और ऊपर देखते हैं तो कोल बेड मीथेन इज़ 90% मैथेन। और शेल गैस क्या होता है? शेल गैस नॉट ओनली कंटेन्स प्रोपेन, ब्यूटेन बट वेरियस अदर गैसेस। करंटली इंडिया फेसेस पुअर क्वालिटी ऑफ कोल एंड बॉटलनेक्स इन कोल मूवमेंट्स, low utilization capacity of washeries, growing import dependence of coal and administered prices of coal, ठीक है। कोल में एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म चलता है, ध्यान रखना। अच्छा, शेल गैस की बात करें तो इसमें अब देखो ग्रागैंग लिखा है तुमने। सो विच इंडियन स्टेट्स आर टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शेल गैस? ज़रा ये पूछ सकते हो, विच इंडियन स्टेट्स आर, सो विच इंडियन स्टेट्स आर टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ शेल गैस। सो अब इसमें देखो कि राजस्थान है, गुजरात है, और कृष्णा गोदावरी या आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तमिलनाडु है, बट आई थिंक उतना
याद करने की ज़रूरत नहीं, आप 2-3 याद रखो बस. सो समरी में क्या, समरी नहीं दिया है, इसको देखते हैं. Largest shale gas reserves. So based on the search result, the Indian states with the largest shale gas reserves are Rajasthan, followed by Gujarat, ठीक है, और आंध्र प्रदेश. तो यहाँ पे क्या लिखे हो, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है. तो ये आप याद रखो, शेल गैस के लिए गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश. समटाइम्स राजस्थान गेट्स अहेड ऑफ गुजरात, समटाइम्स गुजरात लीड्स, बट गुजरात में शेल गैस मिल जाती है. तो कोल बेड में तो 90% मीथेन होता है, बट शेल गैस में प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, और वेरियस अदर गैसेस होती हैं. अब देन इंडियन स्टील कंपनी रिक्वायर्स टू मच कोकिंग कोल. आवर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर कोल बेस्ड, हेंस वी नीड टू इम्पोर्ट कोल डिस्पाइट हैविंग कोल. हाँ ठीक है. अब लिग्नाइट की बात करें तो हैज़ 45% कार्बन एंड इज़ फाउंड इन तमिलनाडु एंड गुजरात. इट हैज़ हाई मॉइस्चर, लो ऐश, लो हीट. झारखंड डज नॉट हैव लिग्नाइट रिजर्व्स. ठीक है, देखो कोल में सबसे बढ़िया होता है पीट, नहीं सॉरी, सबसे बढ़िया होता है बिटुमिनस और सबसे बेकार होता है पीट. तो दैट मीन्स कार्बन कंटेंट जिसमें जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा. तो लो कार्बन होगा किस में, लो कार्बन कह सकते हो या लो ऐश कह सकते हो. ठीक है, लो ऐश इज़ बैड, लो ऐश इज़ बैड. सो एक्चुअली लो ऐश लीड्स टू लो हीट प्रोडक्शन, और इसलिए तुम्हारा कोल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है. हाई ऐश होगा तो हाई हीट प्रोडक्शन भी करेगा. ठीक है, तो बिटुमिनस हैज़ हाईएस्ट ऐश कंटेंट. ठीक है, सो ये पूछ सकते हो बिटुमिनस हैज़ हाईएस्ट. सो bituminous coal is characterized by relatively high ash content, typically ranging from 2 to 14%. ठीक है, और comparison, this makes it one of the coal types with significant ash content compared to other like lignite or anthracite. So lignite contains the least carbon and generally has a higher moisture content, leading to lower ash content compared to bituminous coal. तो ये आप एक चीज़ समझ लो कि अगर लो कार्बन है तो लो ऐश है और लो हीट है. ठीक है, और हाई मॉइस्चर है. ये चेन ऑफ थॉट समझ लो आप. ठीक है, तो 45% कार्बन इज़ नॉट अ वेरी गुड कंटेंट ऑफ कार्बन. ठीक है, क्योंकि बिटुमिनस में देखा जाए तो कितने प्रतिशत होता है, यहाँ तो नहीं लिखा है. हाँ देखो, एंथरसाइट हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथरसाइट. तो अच्छा मैं गलत बता दिया, एक्चुअली एंथरसाइट इज़ द बेस्ट कोल. तो anthracite has the highest carbon content, that is 78 to 86%, and usually the lowest ash content among the major coal types. Lowest ash content among the major coal types, तो फिर वो अच्छा कैसे हुआ? अरे यार बड़ा confusion है. Bituminous coal does not have a high ash content related to other types of coal, making it significant in discussions about coal quality and combustion characteristics. So arrange coal types in increasing order of. Alright, so the types of coal arranged in increasing order of heat production or heating value are as, so lignite, this is the lowest rank. फिर basically bituminous आ जाता है. peat तो consider भी नहीं किया है. so lignite है, फिर sub bituminous, then bituminous, and then the best is anthracite. So this is the highest rank of coal, containing 86 to 97% carbon and generally has the highest heating value. So okay, does anthracite, so does it mean that higher ash means higher heating? Okay, does it mean higher ash equals higher heat production? Higher ash content in coal does not necessarily equate to higher heat production. In fact, the relationship between ash content and heat production is more complex. अरे यार ये तो, in summary, while some mineral matter in coal can enhance initial combustion performance, higher ash content typically leads to lower heat production efficiency and overall energy output. Therefore, it is not accurate to say that higher ash equals higher heat production. Rather, lower ash content is generally more favorable for maximizing heat output from coal. Okay, so low ash होना चाहिए. ठीक है, low ash, low moisture, high carbon. ठीक है, ये बात है. तो high moisture है, low ash और high carbon होना चाहिए. ठीक है, but lignite is not a very good coal. peat, lignite, bituminous, anthracite. ठीक है. Then Chota Nagpur Plateau extended over West Bengal, Odisha, Jharkhand, contributes over 64% of the India's coal, with Jharia, Bisrampur and Raniganj fields contributing the most. अब इसको मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू extended over West Bengal, Odisha and Jharkhand.
पहले तो ये देखो छोटा नागपुर प्लेटू किन 3 राज्यों में एक्सटेंड करता है, तो वेस्ट बंगाल में भी जाएगा, झारखंड में भी जाएगा, उड़ीसा में भी जाएगा। अब इन 3 राज्यों से तुम्हें जो कोल मिलता है दैट इज़ 64% ऑफ द इंडियाज़ कोल रिक्वायरमेंट, केवल इन 3 राज्यों से। और अगर हम कोल फील्ड्स के नाम से जानें तो फिर झरिया, बिश्रामपुर और रानीगंज, ये 3 कोल फील्ड्स ऐसी हैं। झरिया इन झारखंड, बिश्रामपुर आई थिंक इट इज़ इन उड़ीसा, Raniganj is also in Jharkhand. So you can ask that where are Jharia, Bisrampur and Raniganj coal fields. So where are Raniganj, Jharia, Bisrampur fields? तो अगर इसके बारे में देखें, the major coal fields mentioned are located in the states of West Bengal and झारखंड। रानीगंज कहाँ है? ये रानीगंज जो है तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आसनसोल और ये क्या बोलते हैं वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। झरिया तो तुम्हारा झारखंड में है। बिश्रामपुर ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। रानीगंज कोल फील्ड इज़ प्राइमरली इन वेस्ट बंगाल वाइल झरिया इज़ इन झारखंड। द बिश्रामपुर कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो इसको ज़रा लिखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनते हैं इसी पे। झरिया नहीं लिखेंगे बिकॉज एवरीवन नोज दैट इट इज़ इन झारखंड। प्रॉब्लम होती है इसमें क्या बोलते हैं बिश्रामपुर में और रानीगंज में। तो रानीगंज तो तुम्हारा वेस्ट बंगाल में है और बिश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। ओके, सो ये हो गया, बिश्रामपुर इज़ इन छत्तीसगढ़, वी कवर्ड दैट। देन कुछ और भी कोल फील्ड्स हैं जैसे लाल मटिया, ये भी झारखंड में है। वरोरा इज़ इन महाराष्ट्र, रंजीत वैली इज़ इन सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरोरा इज़ इन महाराष्ट्र। फिर सिंगरेनी एंड तंदूर, ये गोदावरी वैली तेलंगाना में है, याद रखना। सिंगरौली सोन वैली में है, जस्ट लाइक शहडोल और क्या था यहाँ सोहागपुर, तो वहीं पे ये पड़ता है। सोहागपुर, सिंगरौली, सोन वैली के पास। कर्णपुरा ये दामोदर वैली में जाएगा, तो कर्णपुरा कोल फील्ड एंड तालचेर ये अंगुल महानदी में चला जाएगा, महानदी वैली, ठीक है। तो बिल्कुल मैप में देख के पहचान होनी चाहिए। अब चूँकि मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, मैप वैप देख चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। तो तालचेर महानदी वैली में गया, कर्णपुरा तुम्हारा दामोदर नदी के पास चला गया कर्णपुरा। देन सिंगरौली तुम्हारा शहडोल सोन वैली में चला गया, ठीक है, वैलीज़ देखो वैलीज़। देन सिंगरेनी एंड तंदूर ये तुम्हारा गोदावरी वैली में चला गया, ठीक है। रंजीत वैली या इधर फ्लिप कर दो तो सिक्किम में तुम्हारा रंजीत वैली हो गया, वरोरा महाराष्ट्र में हो गया और लाल मटिया झारखंड में हो गया। अब कोरबा कोल फील्ड ये जानते हो, ये हस्तो रिवर पे है, ये उड़ीसा में बेसिकली कोरबा कोल फील्ड है, ज़रा चेक कर लो कोरबा कोल फील्ड। सो दिस इज़ इन उड़ीसा होना चाहिए, नहीं छत्तीसगढ़ में है भाई, कोरापुट है यार वो उड़ीसा में। द कोरबा कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, हसदेव रिवर के पास, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया, कोरबा भी छत्तीसगढ़ में है। अभी हमने छत्तीसगढ़ का एक और देखा था, दैट वाज आई थिंक बिश्रामपुर, ठीक है। तो बिश्रामपुर कोल फील्ड भी छत्तीसगढ़ में है और कोरबा कोल फील्ड भी छत्तीसगढ़ में है, हसदेव रिवर के पास। देन बराकर कोल फील्ड से तुम्हारा दामोदर वैली के पास है, ठीक है। ओके, नाउ एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं, एक सेकंड पहले इसको देख लो। देखो पहली कोल माइन जो माइन की गई थी वो दामोदर नदी के तट पे की गई थी, दैट वाज रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इन 1774, ठीक है। फिर दूसरा है कर्णपुर ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दामोदर वैली झारखंड में ये। और झिलमिली चिरमिरी तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जबकि रामपुर अगुछा हिमगिर ये सब तुम्हारा उड़ीसा में है, ठीक है। रामपुर हिमगिर ये दोनों तुम्हारे उड़ीसा में पड़ेगा। देन कोल टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो झारखंड पहले आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। झारखंड टॉप पे, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। टॉप 3 फिर से आ गया, यहाँ पे मैंने बता ही चुके हैं। Currently, India has 352,000 approx million tons of coal reserves. Of this, more than half comes from 2 states, Odisha and Jharkhand. ठीक है, तो 3.5 लाख मिलियन टन के ऊपर ही आपका कोल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेजर कोल फील्ड्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम मैंने बता ही चुके हैं। दामोदर सबसे पहले यहीं पे खोजा गया था, दामोदर नदी के किनारे 1774 में, दैट वाज रानीगंज कोल फील्ड, द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। देन सोन वैली है तुम्हारा, सोन वैली में क्या एक सोहागपुर है कोल फील्ड और एक सिंगरौली है। फिर महानदी में हमने तालचेर कोल फील्ड देखा। गोदावरी में क्या था, यहाँ गोदावरी वैली में सिंगरेनी और तंदूर, ठीक है, सिंगरेनी और तंदूर, ठीक है। फिर सतपुड़ा और वर्धा घाटी कोल फील्ड ये भी है। राजमहल कोल फील्ड ये झारखंड में है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। गोंडवाना सिस्टम एक्सटेंड्स टिल असम एंड सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में कौन सी है, रंजीत वैली।
ठीक है, तो ये सब हो गया। अब ये गोंडवाना में 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा कोल मिलता है, और गोंडवाना कोल ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि टर्शरी कोल तुम्हारा 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो ये उतना अच्छा नहीं होता है। झारखंड हैज़ मोर रिजर्व्स एंड ऑल्सो टॉप्स द प्रोडक्शन। झारखंड का छोटा नागपुर रीजन इज़ रिच इन कोल, ठीक है, वहाँ झरिया वरिया ये सब है, ठीक है। अब ये कुछ पाइपलाइंस हैं जैसे अंडरग्राउंड, इसको अब अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो गोंडवाना 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड होता है, जबकि टर्शरी 50 से 55 मिलियन ईयर ओल्ड होता है। तो ये सब हो गया। एक बार फिर से ये बता देते हैं कुछ जो वैलीज़ हैं। कर्णपुरा झारखंड में है, झिलमिली छत्तीसगढ़, रामपुर हिमगिर उड़ीसा में, कोरबा तुम्हारा छत्तीसगढ़ में है, तालचेर अंगुल महानदी वैली में है, कर्णपुर दामोदर वैली में है, सिंगरौली तुम्हारा सोन वैली में है, और तंदूर तुम्हारा गोदावरी वैली में है तेलंगाना के पास। तंदूर एज वेल सिंगरेनी एंड तंदूर ये दोनों गोदावरी वैली में है। रंजीत वैली सिक्किम, वरोरा महाराष्ट्र एंड लालमटिया झारखंड। छोटा नागपुर प्लेटू में 3 राज्य आते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 64% इंडिया कोल प्रोड्यूस करते हैं। दैन झरिया, बिश्रामपुर और रानीगंज सबसे महत्वपूर्ण फील्ड्स हैं हमारी। फिर लिग्नाइट की बात करें तो 45% कार्बन इज़ फाउंड हियर, मतलब लिग्नाइट कोल में, और लो ऐश होता है, लेकिन कार्बन कंटेंट कम होता है, इतने कार्बन में नहीं काम चलता है, हाई मॉइस्चर दे देता है, तो लो हीट प्रोड्यूस करता है। दैन झारखंड डज नॉट हैव लिग्नाइट रिजर्व्स। फिर इंडियन स्टील कंपनी में भी मैन्युफैक्चरिंग में हमको कोकिंग कोल की मदद चाहिए होती है, प्लस हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी कोल बेस्ड होते हैं, तो इसलिए हमेशा शॉर्टेज ऑफ कोल रहती है। फिर कोल बेड मीथेन में 90% मेथेन होता है, जबकि तुम्हारा स्टेट्स शेल गैस की बात करें तो पहले तो कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्रा। और शेल गैस जो है इट्स में प्रोपेन, ब्यूटेन एंड वेरियस अदर गैसेस होती हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि कोल में एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म चलता है, जिसके तहत ये सेक्टर उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है अभी तक, ठीक है। सोहागपुर कोल है एमपी, सोन वैली, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट इन एमपी, राजमहल झारखंड में। फिर ये कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था 1916 में। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज कोल कमिश्नर। ही derives powers from Statistics Collection Act 2008. He monitors coal blocks and listens to the objections related to acquisition of coal bearing land and submits the related report to the government, ठीक है। फिर ये सब बताया था एसिडिक सॉइल इस सेडिमेंट्री नेचर, इसीलिए टी उसमें अच्छी बनती है, टी को एसिडिक सॉइल चाहिए। और सॉइल कैसे एसिडिक हो जाती है, जब बहुत लीचिंग होगा, बहुत हैवी रेनफॉल या फर्टिलाइज़र सॉल्युबल सॉल्ट्स बनने लगेंगे, तो सॉल्युबल सॉल्ट्स जब भी बनेंगे तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। और एल्कलाइन सॉइल ड्राई रीजन में मिलती है और वेटलैंड वाले इलाकों में मिलती है। एल्कलाइन सॉइल्स को इम्प्रूव करते हैं जिप्सम से, जबकि एसिडिक सॉइल को लाइम से। एल्कलाइन सॉइल बनती है कैपिलरी एक्शन ऑफ कैटायंस से। दैन जनरली पीएच ऑफ सॉइल इज़ 6 to 7, मतलब थोड़ा एसिडिक रहती है। इन इंडिया मैक्सिमम एल्कलाइन सॉइल इन दोनों रीजन से मिलती है, गुजरात और हरियाणा। सॉइल इरोजन की बात करें, सबसे पहले स्प्लैश होता है, फिर शीट होता है, फिर रिल, फिर गली, फिर स्ट्रीम। ये कुछ रीजन है जहाँ सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन पाया गया है। बैरन लैंड्स ऑफ चंबल, यमुना वैली, फुटहिल्स ऑफ शिवलिक, और छोटा नागपुर प्लेटू में भी काफ़ी सॉइल इरोजन हुआ है, मालवा प्लेटू एंड रेगुर एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। चंबल की घाटी में गली इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके बाद ये लेंथ वाइज अगर हम बात करें, देखो जामनगर ऑयल रिफाइनरी तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बट एनीवे ये कुछ पाइपलाइंस हैं। अब सबसे जो लंबी वाली है उसको हमने पहले लिखा है, और फिर घटती हुई लेंथ के हिसाब से बाद में। तो HVJ सबसे लंबा है, सलाया कोयली मथुरा ये जो है सबसे छोटी पाइप है, जबकि HVJ हजीरा विजय पता नहीं क्या है और जगदीशपुर, इन 3 जगहों को जोड़ के एक पाइप बनाया गया है गुजरात से लेके यूपी तक। सो दैट इज़ HVJ पाइप। इट इज़ द लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड पाइप इन द वर्ल्ड, और छोटी है रिलेटिवली देखा जाए इन सब में सबसे छोटी तो सलाया कोयली मथुरा, ठीक है। अब बीच में आती है कांडला भटिंडा पाइपलाइन और जामनगर। तो कांडला भटिंडा ज़्यादा लंबी है कंपेयर टू जामनगर लोनी, ठीक है, जामनगर से लेकर लोनी तक। तो अब चारों को ग्रुप करके देखोगे तो सबसे बड़ी HVJ, फिर कांडला भटिंडा पाइपलाइन, उसके बाद जामनगर लोनी, ठीक है, उसके बाद लास्ट में सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। फिर ये बता चुके हैं जामनगर ऑयल रिफाइनरी ये 1999 में बन गई थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट है ये। दिग्बोई IOCL के अंतर्गत आता है वहाँ की ऑयल रिफाइनरी, और इट इज़ द फर्स्ट ऑयल ड्रिलिंग वाज डन इन मकुम, असम, ठीक है।
वाइल दिग्बोई IOCL इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी, सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी दिग्बोई है, लेकिन ये तो रिफाइनरी है ना, लेकिन पहली बार ऑयल ड्रिलिंग कब की गई थी? दैट वाज डन इन मकुम इन असम। मथुरा ऑयल रिफाइनरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। क्रूड ऑयल में ध्यान रखना, राजस्थान, ये भी सरप्राइजिंग फैक्ट है कि राजस्थान एक्चुअली इज़ अहेड ऑफ गुजरात व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ राजस्थान में देखें तो नवगम है, अंकलेश्वर, कलोल, बकरोल, महसाना। तो ये सब तुम्हारे नवगाम, अंकलेश्वर, कलोल, बकरोल, महसाना, ये सब राजस्थान में तुम्हें मिल जाएगी। क्या है ये? अरे सॉरी, गुजरात में मिलेंगे ये ऑयल के रीजन्स। ठीक है, अब दिग्बोई की बात करें, 1901 ऑलरेडी बता चुके हैं कि दिग्बोई IOCL यहाँ ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी है, यहीं से बर्थ हुआ था हमारे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, दिग्बोई इन असम। इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। अदर रिफाइनरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली आर नहरकटिया है, मोरान हुगरीजन है, रुद्रसागर, लखवा, सूरमा वैली, नूनमती। ये सब असम के ही इलाकों में आसपास हैं, ब्रह्मपुत्र वैली में, जहाँ ऑयल मिलता है, ऑयल। और दिग्बोई 1901 में ऑयल रिफाइनरी, पहली ऑयल रिफाइनरी बनाई गई थी, जबकि पहली ऑयल ड्रिलिंग की गई थी मकुम, असम में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ ये ऑयल रिफाइनरीज़ का टेबल है, PSU रिफाइनरीज़ हैं ये, इसको हम अगले से देखते हैं। ओके, तो थोड़ा और आगे अब देखते हैं, ये यहाँ तक हमको ये टेबल करना था। ठीक है, दिग्बोई 1901 असम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज Gangotri of the Indian hydrocarbon sector. It is part of the Brahmaputra Valley. Other refineries of Brahmaputra Valley are Naharkatiya, Moran Hugrijan, Rudrasagar, Lakwa, Surma Valley, Noonmati. Two leading producers of crude oil. तो राजस्थान is ahead of Gujarat when it comes to crude oil production. गुजरात में कुछ साइट्स मैं बता दे रहा हूँ ऑयल की, जैसे नवगाम है, कलोल है, बकरोल है, महसाना है। ठीक है, अंकलेश्वर भी गुजरात में है। ठीक है, अंकलेश्वर भी गुजरात में है। देन ये टेबल देखते हैं हम लोग। अब देखो, दिग्बोई सबको पता है असम में है, बरौनी ये बिहार में है, कोयली गुजरात में है, बोंगाईगांव असम में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, मथुरा यूपी में है, पानीपत तो हरियाणा में है, पैराडीप उड़ीसा, कोची केरला, मनाली, अब ये तमिलनाडु वाला मनाली है, नागापट्टिनम ये भी तमिलनाडु में है। यहाँ इन दोनों जगह पे भी PSU रिफाइनरीज़ हैं। नुमालीगढ़ असम में है, ताटीपाका आंध्रा में है, और बीना ये भी MP में है, और भटिंडा ये तुम्हारा पंजाब में है। तो ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। तो वो जॉइंट वेंचर वाले दो हैं तुम्हारे, एक भटिंडा में और एक बीना BPCL वाला। ठीक है, तो ये दो हैं तुम्हारे। दिग्बोई तो IOCL के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया। अब ये PSU रिफाइनरीज़ हमने देख ली सारी। अब 2016 पहली अप्रैल की तारीख से हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी वाज चेंज्ड बाय न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे वो देख लेते हैं। जैसे इससे पूछते हैं यहाँ पे। सो इफ़ यू रीड दैट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑन April 1st, 2016। हेयर आर द बेसिक डिफरेंसेस। सो हेल्प जो पुराना था, दैट इंट्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग सिस्टम दैट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ। एक सेकेंड, जो नया आया है ना, दैट इज़ हेल्प। ओके, तो ये हेल्प जो है दैट इज़ द न्यू वन। तुमने क्या लिखा है? हेल्प वॉज रिप्लेस्ड बाय नेल्प। नहीं, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया है क्या? हेल्प introduces a uniform licensing system that covers all types of hydrocarbons, including oil, gas, coal bed methane, and shale gas. This simplifies licensing processes as a single license is sufficient for multiple hydrocarbon types. जबकि NELP required separate licenses for different types of hydrocarbons. This fragmentation led to inefficiencies and increased costs as companies needed to obtain additional licenses if they discovered a different type of hydrocarbon during exploration. तो ये क्लियर हो गया। अभी रेवेन्यू मॉडल पे बात करें तो हेल्प जो अभी नया वाला आया है, दैट ऑपरेट्स ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वेयर द गवर्नमेंट सो जो नया वाला हेल्प आया है, दैट ऑपरेट्स ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वेयर द गवर्नमेंट रिसीव्स अ शेयर ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्शन विदाउट नीडिंग टू स्क्रूटनाइज द कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द कंपनीज. दिस रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स एंड डिस्प्यूट्स ओवर कॉस्ट रिकवरी. जो हालांकि पुराना था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी दैट यूटिलाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, तो उसमें कॉरपोरेट्स क्या करते थे कि अपना कॉस्ट्स इनकर्ड ज़्यादा इन्फ्लेट करके दिखाते थे,
तो उससे जो है रेवेन्यू का लॉस होता था सरकार को। देन दिस थिंग ओपन एक्रियाज लाइसेंसिंग, ये क्या है देखो, हेल्प इम्प्लीमेंट्स जो नया वाला है एन ओपन एक्रियाज लाइसेंसिंग पॉलिसी अलाउिंग कंपनीज टू सेलेक्ट ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस थ्रू आउट द ईयर। तो ओपन मतलब इट इज़ ओपन 365 डेज़। पहले सरकार विंडो निकालती थी, उसी समय एक्रियाज लाइसेंसिंग का आवंटन होता था, लेकिन अभी ये पूरे साल भर खुला रहता है। जिस कंपनी को करना है अपना बिड वो अप्लाई कर देता है। जबकि नेल्प में लिमिटेड एक्सप्लोरेशन टू ब्लॉक्स दैट वर स्पेसिफिकली पुट ऑन टेंडर बाय द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइसेस अवेलेबल टू द कंपनीज। नाउ ड्यूरेशन की बात करें, जो नया वाला हेल्प आया है दैट एक्सटेंड्स द ड्यूरेशन फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस प्रोवाइडिंग अप टू 8 years फॉर ऑन शोर एंड शैलो वाटर एंड अप टू 10 years फॉर डीप अल्ट्रा डीप वाटर एरियाज। तो 8 साल और 10 साल, जबकि टिपिकली अराउंड पहले जो था 7 साल के लिए ही हुआ करता था। तो ये हमारी डिफरेंस हो गए नेल्प और हेल्प में। एक्चुअली ये गलत लिख दिया मैंने, जो नया आया है दैट इज़ हेल्प एंड जो पुराना था दैट वाज नेल्प, NELP। नाउ अब कुछ और भी, जैसे पोटेंशियल रीजंस ऑफ गैस रिजर्व्स। तो ये देखो सोनाटा, सोन, नर्मदा, तापी है क्या यहाँ पे, एक सेकंड, ये हम गैस की बात कर रहे हैं। DG ऑफ ONGC हैज़ डिस्कवर्ड फॉलोइंग पोटेंशियल रीजंस ऑफ गैस रिजर्व्स। तो इसमें अराकन असम आएगा, कैम्बे कावेरी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत आसान है। हमको गैस पोटेंशियल गैस रिजर्व्स जो ONGC ने आइडेंटिफाई किया है दैट इज़ अराकन असम एंड कैम्बे कावेरी, फिर गंगा है और कृष्णा गोदावरी है। बस अब इसमें क्या दिक्कत है। ONGC हैज़ डिस्कवर द फॉलोइंग पोटेंशियल रीजंस ऑफ गैस रिजर्व्स, ये हो गया। फिर लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई के पास मिलता है। अदर गैस रीजन्स आर नहरकटिया, मुरान इन असम जहाँ पे ऑयल भी मिलता है, जगटिया गोढ़ा, दिस इज़ इन गुजरात, ठीक है। तो जगटिया गोढ़ा याद रखना, दैट इज़ इन गुजरात, अ वेरी पॉपुलर गैस साइट। फिर मंडम क्या है, मनगमडम एंड विरुगंबकम एंड अवाडी एंड पनागुडी, ये सारे तमिलनाडु के गैस रिजर्व्स हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, नामचिक और म्यापुंग ये मुझे पता है गैस रिजर्व्स और अरुणाचल हैं, तो इसमें तो कुछ याद करने वाली है नहीं बात। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च्ड अबंडेंट नेचुरल गैस स्टॉक्स इन 2002 इन KG-D6 block, the first private company to explore natural gas up to a depth of 6,000 meters, so that was Reliance Industry। तो तमिलनाडु का पहले बता देते हैं, जैसे ये है मंगमडम, फिर विरुगंबकम, अवाडी एंड पनागुडी, ये सब तमिलनाडु के गैस रिजर्व्स हैं, ठीक है। और नामचिक और म्यापुंग ये तुम्हारे अरुणाचल के हैं। नहरकटिया मोरान ये असम का है। जगटिया गोढ़ा ये गुजरात का है, ये मुझे भूल रहा है, जगटिया गोढ़ा गुजरात में गैस रिजर्व है। और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई है। देन हाइड्रोजन विजन 2025 ये क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इज़ डन यूजुअली बाय, दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट। देखो जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो गेल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दैट इज़ डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ कह सकते हैं हम लोग, गेल करता है। जबकि ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन अपस्ट्रीम का काम ONGC एज वेल एज ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। एंड हाइड्रोजन विजन 2025 दिस इज़ रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमने बताया था कि HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ये गेल ने बनाया था टू ट्रांसपोर्ट गैस। एंड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हमारे पड्डूर, विशाखापट्टनम और मैंगलोर में है, ठीक है। अच्छा HVJ की जब बात कर रहे हैं तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन फॉर गैस। और सबसे छोटी कौन सी है इसके कंपैरेटिवली इंडिया में, तो सलाया कोयली मथुरा वाली पाइपलाइन सबसे छोटी है। जबकि फिर एक भटिंडा वाली पाइपलाइन आती है और उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट, और भटिंडा वाले के बाद फिर तुम्हारा एक क्या नाम है उसका, अब नाम नहीं याद आ रहा है, जामनगर लोनी, ठीक है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन और जामनगर लोनी, ठीक है। तो ये हो गया। तो पडूर, मैंगलोर और विशाखापट्टनम में हमारे स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं। और उसके बाद फिर राजस्थान क्रूड ऑयल रीजन्स के मैं बता दे रहा हूँ, मंगलम, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, ये सब राजस्थान के ऑयल रिजर्व्स हैं। एंड माइंड यू क्रूड ऑयल के क्षेत्र में राजस्थान इज़ अहेड ऑफ गुजरात, इनफैक्ट राजस्थान इज़ एट द टॉप, ठीक है। तो ये सब रीजन्स जो हैं मंगलम, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या आर प्रोमिनेंट इन द बाड़मेर संचोर रीजन। आप ये बेसिन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यहाँ पे तुम्हें राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ज्वालामुखी एक
ऑयल रिज़र्व है और रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है ऑयल के लिए, ज्वालामुखी पंजाब में है, ठीक है। तो ज्वालामुखी इज़ इन पंजाब, जगतिया गोड़ा इज़ इन गुजरात, ज्वालामुखी इज़ इन पंजाब एंड रामपुर इज़ इन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ऑयल मिल सकता है। फिर कावेरी बेसिन में जैसे हमने अभी बताया कि बाड़मेर संचोर बेसिन में तुम्हारा मंगलम, भाग्यम, ऐश्वर्या शक्ति ये सब है ऑयल रिजर्व्स। उसी तरह से कावेरी बेसिन में एक कोविलप्पल जगह है, कोविलप्पल और नारीनमन एंड कोविलप्पल, ये तुम्हारा कावेरी बेसिन में है ऑयल के लिए, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रेयर नॉन बेसिन्स है, तो इसको याद रखना। बाकी बॉम्बे हाई तो हम बता ही चुके हैं, 160 kilometers away from the Mumbai coast. It is a joint effort of India and Russia, and first oil drill in Bombay High was done in 1974. Another west offshore region is Eliabet in Cambay Basin, ये तो जानता हूँ मैं। This region produces the most crude oil, then comes Rajasthan. एक second, तो when it comes to India's total oil production, which state is at the top? I think it is Rajasthan. So the state that produces the most crude oil in India is Rajasthan. It accounts for approximately 23.29%. And following Rajasthan, the other significant producers are Assam and Gujarat, ठीक है। तो ये ठीक है, इतना याद रख सकते हैं। ओके, देन कमिंग बैक, ये हम बता रहे थे कि ईस्टर्न ऑफशोर, जैसे वेस्टर्न ऑफशोर में तुम्हारा बॉम्बे हाई है और एलियाबेट है, वैसे ही ईस्टर्न ऑफशोर में भी कावेरी बेसिन के दो क्षेत्र के नाम याद रखना है। एक का नाम है तुम्हारा नारीनमन और दूसरा का है कोविलप्पल इन कावेरी बेसिन, ठीक है। देन गुजरात के कुछ जैसे अंकलेश्वर, ल्यूनेज, कलोल, नवग्राम और ढोलका सुमासन भी बता चुके हैं। बाकी जगतिया गोढ़ा ये सब बता चुके हैं। यहाँ पे ऑयल बहुत है, ठीक है। द सिटी ऑफ जामनगर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात बाय राजा रंजीत सिंह। बैक देन इट वॉज कॉल्ड नवनगर। अच्छा, ये पॉइंट नहीं है, मतलब नया है मेरे लिए। तो गुजरात में जो जामनगर है, दैट वाज एक्चुअली इनिशियली सेटअप बाय द, आई थिंक, राजा रंजीत सिंह, ठीक है। राजा रंजीत सिंह ने जामनगर बनाया था और फिर बाद में उसको नवनगर बोला जाने लगा। फिर ऑयल प्रोड्यूसर्स रैंकिंग में देखा जाए तो राजस्थान इज़ एट द टॉप, देन कम्स गुजरात एंड देन कम्स असम। फिर ब्रह्मपुत्र वैली के ऑयल रीजन्स की बात करते हैं तो यहाँ नोहाडिहिंग और बुरहीडिहिंग रिवर वैलीज़, और जिस तरह से हमने यहाँ देखा था एक रिफाइनरी मनाली नामक तमिलनाडु में, उसी तरह से लखीमपुर नामक एक ऑयल रीजन तुम कह सकते हो असम के क्षेत्र में है। लखीमपुर एंड शिवसागर डिस्ट्रिक्ट्स, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे तुम्हें नोहाडिहिंग और बुरहीडिहिंग ये ऑयल के लिए रिवर वैलीज़ मिल जाएंगी। नोहाडिहिंग एंड बुरहीडिहिंग आर द रिवर वैलीज़ लखीमपुर एंड शिवसागर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, जहाँ पे तुम्हें ऑयल मिल जाएंगे। इनके अलावा तुम्हारा नोहाडिहिंग और बुरहीडिहिंग बेसिन्स, रिवर बेसिन्स के अलावा तुम्हारा असम में नाहरकटिया, दिग्बोई, हुग्रीजान, मोरान, रुद्रसागर, लाकवा, सूरमा घाटी, नूनमती, बोंगाईगांव, नुमालीगढ़, ये सब कुछ असम में पड़ता है। द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन असम, दैट वॉज इन मकुम। The oldest oil deposits in India are from Digboi, Assam, situated in the Brahmaputra Valley. The four main regions of Brahmaputra Valley are Gujarat coast, western coast and eastern coast oil deposits, ठीक है। अब कोल की बात करते हैं तो इंडिया में तमिलनाडु में लिग्नाइट मिलता है, वहाँ पे नैवेली नामक ज़िले में निगलाइट मिलता है, और जायमकोंडम, ये दोनों भी डिस्ट्रिक्ट, जायमकोंडम डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ तुम्हें तमिलनाडु में लिग्नाइट मिल जाता है। नैवेली इज़ मोर फेमस, बट जायमकोंडम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कायमूर प्लेटू जो एमपी में, दैट इज़ फेमस फॉर लाइमस्टोन। फिर गोगी इन कर्नाटका, रोहेल इन राजस्थान, लंबापुर इन आंध्रा, डोमियास्टैट इन मेघालय एंड ट्यूरम डी इन ईस्ट सिंहभूम इन झारखंड। दीज आर द फेमस यूरेनियम साइट्स, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम है, नॉट वेस्ट, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो कायमूर प्लेटू में लाइमस्टोन हो गया, जायमकोंडम और नैवेली में तुम्हारा लिग्नाइट हो गया, ठीक है। गोगी कर्नाटका में है, रोहेल राजस्थान में है, लंबापुर आंध्रा में है, डोमियासाट मेघालय में है, ट्यूरम डी तुम्हारा झारखंड में है, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे यूरेनियम मिलता है। नाउ मोनाजाइट की बात करें तो मोनाजाइट इज़ रिलेटेड टू नॉट ओनली जस्ट थोरियम बट ऑल्सो लैंथनम, सेरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा कि लैंथनम, यूरेनियम
और सेरियम से क्या कोई लेना देना है मोनाजाइट का? तो हाँ है, थोरियम से तो है ही। तो इंडिया, माडागास्कर एंड साउथ अफ्रीका हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट सैंड। तो लैंथनम, सेरियम एंड यूरेनियम, इनका भी नाम याद करके रखो मोनाजाइट के सिलसिले में, ठीक है। अब मोनाजाइट डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो हम बता रहे हैं कि केरला के कोस्टल इलाकों में मिलता है। तो कौन से ज़िलों में मिलता है? तो ये देखो, कायमकुलम है, अल्लापूजा है और नींदाकरा है। तो कायमकुलम, अल्लापूजा एंड नींदाकरा रीजन कोस्टल है, यहाँ पे मोनाजाइट मिल जाएगा। एंड थोरियम प्रोसेसिंग प्लांट इज सेटअप इन एर्नाकुलम, ठीक है। तो एर्नाकुलम में प्रोसेसिंग होती है और कायमकुलम में तुम्हारा रिज़र्व मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा करो कि मोनाजाइट के रिज़र्व कहाँ मिलते हैं? कान में, KAN, ठीक है, KAN याद रखो मोनाजाइट में। कायमकुलम, अल्लापूजा एंड नींदाकरा। तो और प्रोसेसिंग हो जाती है एर्नाकुलम में। अच्छा, अब ये एक जगह है बहरादिन और पायली खंड, ये छत्तीसगढ़ में है। ये डायमंड के लिए मेरे ख्याल से फेमस है, बहरादिन और पायली खंड। हाँ, इसके अलावा दो जगह और हैं, जैसे एक टोकापल इन बस्तर है और बहरादिन पायली खंड ये रायपुर में है। तो रायपुर अलग जगह है बट छत्तीसगढ़ में ही हैं दोनों। और बस्तर है, बस्तर में एक जगह है टोकापल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक दो यूनिक नेम देखे थे ना गुजरात में, क्या था, एक सोमासन था और एक ढोलका, वहाँ भी ऑयल मिल रहा था, ये हमको भूल गया था। ढोलका सोमासन, ढोलकी सोमासन, ऐसा ही कुछ नाम था ना, कहाँ गया। गुजरात ऑयल प्रोड्यूसिंग में नवग्राम है, ढोलका सोमासन, ठीक है। और बताया था मैंने कि कैसे जामनगर का राजा रंजीत सिंह ने सेटअप किया और बाद में पहले उसका नाम क्या नाम था जामनगर का, नवनगर, और बाद में बदल गया, जामनगर हो गया, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ फिर हमने वहाँ देखा था बुरही डिहिंग और नोआ डिहिंग, असम में, वहाँ भी तुम्हारा रिवर वैलीज़ में ऑयल मिलता है। ये दोनों लखीमपुर और सागर डिस्ट्रिक्ट्स में है। फिर उसी तरह हमने यहाँ देखा था गोगी कर्नाटका, रोहैल राजस्थान, लंबापुर आंध्रा, ये सब यूरेनियम के लिए। फिर हम यहाँ मोनाजाइट कहाँ मिलता है? तो कायमकुलम, अल्लापूजा और नींदाकरा केरला में, और वर्ल्ड लेवल पे साउथ अफ्रीका और माडागास्कर में भी मिलता है। फिर अब बहरादिन पायली खंड इज़ इन रायपुर, जबकि तोकापल इज़ इन बस्तर, यहाँ पे तुम्हें किम्बरलाइट यानी डायमंड के ओर मिल जाएंगे। फिर ग्रेनाइट की बात करें तो LBW है, ये मेरे ख्याल से ललितपुर, बांदा और महोबा का तुमने M उल्टा कर दिया है, अच्छा तो ठीक है। ग्रेनाइट उत्तर प्रदेश की बात करें तो ललितपुर में मिलेगा और बांदा में मिलेगा और महोबा में मिलेगा। और ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये रंपा में सबसे ज़्यादा मिलता है ग्रेफाइट। पेट्रोलियम आमगुड़ी और रवा, अब ये मतलब फेमस प्लेसेस हैं। मोसाबनी माइन है, ये कॉपर के लिए जानी जाती है, कॉपर में, झारखंड में। उसी तरह से पेट्रोलियम के लिए आमगुड़ी नामक एक जगह है, और रवा है। रवा तो खाने वाली कोई चीज़ होती है ना, तो ऐसे याद रख लो, रवा नामक जगह है कहाँ? आंध्रा में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में है एक जगह रवा, वहाँ पे तुम्हें पेट्रोलियम मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी हम पढ़ चुके हैं KGB में पेट्रोलियम है, आमगुड़ी असम में तो पेट्रोलियम है, गेस कर सकते हैं। रंपा वॉज अ लिटिल यूनिक, तो उसको याद कर लो कि आंध्रा में जो रंपा रेबिलियन भी फेमस है 1922 वाली, तो रंपा में क्या मिल रहा है? रंपा में तुम्हारा ग्रेफाइट मिलता है, और ग्रेनाइट तुम्हारा LBW यानी ललितपुर, बांदा और महोबा में मिलता है। कॉपर तो तुम्हारा मोसाबनी माइंस, ठीक है, झारखंड है। उसके बाद कोल की तो क्या बताएं, बहुत पढ़ चुके हैं कोल के बारे में। सिद्धि, सिंगरौली, शाहडोल, और यहाँ कामटी महाराष्ट्र में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिद्धि MP में है, शाहडोल MP में है, बैतूल भी MP में है, छिंदवाड़ा भी MP में है, और तालचेर उड़ीसा में है। तो ये सब कोल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कॉपर के लिए मूसाबनी झारखंड बताए हम। फिर बॉक्साइट के लिए लंजीगढ़ उड़ीसा में, लोहारदागा झारखंड में। पहले तो 2 L वाले शब्द याद रखो, दीज आर फेमस फॉर बॉक्साइट, एल्यूमिनियम ओर, ठीक है। बाकी सुरगुजा, कोरापुट और बिलासपुर, दुर्ग यहाँ भी मिल जाएगा, बट पहले ये याद रखो, लंजीगढ़ उड़ीसा में और लोहारदागा झारखंड में। उसके बाद जाना दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर, कोरापुट वगैरह में, ठीक है। अब मैंगनीज तुम्हारा चित्रदुर्ग में मिलता है, कर्नाटका में, ठीक है। अब इसके ऊपर कल देखते हैं मैंगनीज के ऊपर क्वार्टजाइट से। तो 5-6 पेज और करने हैं बस, ठीक है, हो जाएगा।